हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ साइंस। बच्चों, इजी लर्न के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मनीष श्रवण एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, ये हमारी केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है और आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का अपना 5वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो कि होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो फटाफट से हम लोग तैयार हो जाते हैं और पढ़ते हैं हमारा आज का क्लास, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों, मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया है कि हमारे पास आज के डेट में टोटल 118 मोर देन 100 एलिमेंट्स हमारे पास आज के डेट में हो गए हैं। अब इन सारे एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए हम लोगों ने इनको कैटेगराइज किया है अलग अलग ग्रुप्स में एंड अलग अलग पीरियड्स में, जिसकी वजह से हमें पढ़ने में सहूलियत होगी। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के क्लास में हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं चैप्टर का ओवरव्यू, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। क्या मतलब हुआ सर इसका? इट मीन्स कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा, पहली बात हम लोग ये सीखेंगे। दूसरी बात बच्चों, हम देखेंगे कि इस क्रम में सबसे पहले किन्होंने अपना एफर्ट लगाया चीजों को क्लासिफाई करने के लिए, तो वो थे हमारे डॉबराइनर साहब। डॉबराइनर साहब ने एक ट्राइड दिया जो चीजों को कैटेगराइज करता था, तीन तीन के ग्रुप में बांटता था। हालांकि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने सबसे पहले लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि कम से कम चीजों को कैटेगराइज करके पढ़ा जाना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले हमें बताया क्लासिफिकेशन के बारे में, तो हम इनको पढ़ते हैं। अगली बात बच्चों, उसके बाद फिर न्यूलैंड्स साहब ने पढ़ाया हमें कि कैसे चीजों को हम अलग अलग तरीके से एक पैटर्न पे अरेंज करेंगे, यानी फिर हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स का ऑक्टेव का लॉ। उसके बाद बच्चों आएंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि है हमारे दमित्री मेंडलीव। तो डी मेंडलीव या दमित्री मेंडलीव साहब आएंगे, जो एक रशियन केमिस्ट थे, और ये हमें बताएंगे कि आखिर कैसे हम एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज करें ताकि पढ़ने में हमें आसानी हो। इनका योगदान इतना ज़्यादा रहेगा हमारे पीटी में कि फिर उसके बाद इनको बाद में इसी काम के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। बच्चों, देन आफ्टर हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हेनरी मॉसले साहब के द्वारा दिया गया, और जो आपके आज जो आप पढ़ते हो, यहाँ आप देख पा रहे होगे ये एक छोटा सा जो पीटी का रूप है, यही हमारा है मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बच्चों, इन सब चीजों को कर लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह के चेंजेस आते हैं जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। दैट मीन्स की ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन सारे चीजों को करने के बाद हम फिर बच्चों लाइव इंटरेक्टिव सेशन में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। बच्चों, आई होप आप सारे ही इस पूरे लेक्चर को एंजॉय करने वाले हो। फटाफट मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास पीरियोडिक टेबल से। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था कि हमें चीजों को क्लासिफाई करके पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा। देखो, होता क्या है, जब हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं, एक अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, तो अगर हम किसी एक ग्रुप के बारे में भी हमने पढ़ लिया तो हम उस ग्रुप में फॉल करने वाले सब चीजों को हम जान जाते हैं। जैसे सपोज करिए आप लोग सारे बच्चे क्लास 10th के हैं एंड मुझे पता करना है कि क्लास 10th में जो सिलेबस है केमिस्ट्री का वो क्या है। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एक एक बच्चे को बुला करके उसका कॉपी चेक करूंगा। मैं आप सबको एक ग्रुप मानूंगा और आपके पूरे ग्रुप में से किसी एक इंडिविजुअल बच्चे को मैं बुलाऊंगा अपने पास, उसके केमिस्ट्री के सिलेबस को चेक करूंगा और मुझे आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको क्लास 10th के अंदर में पढ़नी है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से अगर हम चीजों को ग्रुप करके कैटेगराइज करके पढ़ते हैं तो स्टडी में ये बहुत ज्यादा आसान होता है। आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें अलग अलग तरह के ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये जो वर्टिकल कॉलम्स आपको दिख रहे हैं ना बहुत सारे, ये सारे ही सारे कहलाते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पीरियड्स। तो बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले वाले ग्रुप में देखिए कौन कौन है, तो हाइड्रोजन के बाद नीचे लिथियम, उसके बाद फिर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है,
तो बच्चों ये सब जो चीज़ें हैं ये सारे के सारे ग्रुप 1 में आ जाते हैं, सारे कैल्शियम नहीं होगा यहाँ के सारे। अब अगर इनमें से हमने किसी एक के बारे में भी पढ़ लिया कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है फ्री, तो वही सबके लिए सेम काम करेगा। यानी ग्रुप करके कैटेगराइज करके पढ़ने का फायदा ये होता है कि अगर हम उनमें से, जैसे मान लो कि मैंने तुमको ग्रुप 1 का प्रॉपर्टीज पढ़ा दिया, तो जब मैंने आपको ग्रुप 1 के बारे में बता दिया तो आप उस ग्रुप में के सारे एलिमेंट्स को बता सकते हो कि सर इसका ये प्रॉपर्टी है, इसका ये प्रॉपर्टी है। सपोज करिए मैंने आपको ग्रुप 18 के बारे में पढ़ाया, अब उसके बाद फिर आप बता सकते हो कि सर ग्रुप 18 के सारे प्रॉपर्टीज, सारे एलिमेंट्स का ये प्रॉपर्टी है। तो कहने का मतलब ग्रुप करके पढ़ना बहुत आसान होता है हमारे लिए, आपको बच्चों याद रखना है। दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर स्पीसीज को एक ग्रुप में बैठा देते हैं और उसके बाद उसके पूरे ग्रुप के प्रॉपर्टी को याद रख लेते हैं, एक एक इंडिविजुअल नहीं पढ़ते हैं। इसी चीज को हमने कहा पीरियोडिक टेबल। इस तरीके से हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग एलिमेंट्स को हम प्लेस करते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो बच्चों पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है वो है डोबेराइनर साहब का। किनका है? डोबेराइनर साहब का। क्या इन्होंने बताया हमें, तो ध्यान से देखिए, ये हमारे डोबेराइनर साहब है। इन्होंने कहा कि इनके समय में बहुत कम एलिमेंट्स थे उस समय, तो जितने भी एलिमेंट्स थे इन्होंने सबको एक एक करके पढ़ा और इन्होंने हमें एक ऐसा रूल बताया, एक ऐसा, बस आप संजोग कह सकते हो इसको। उन्होंने कहा कि मैं एक आपको ट्राइड दे रहा हूं। ट्राइड कहने का मतलब 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, जिसमें से जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा उसका मास अर्थमेटिकल मीन होगा उसके ऊपर और नीचे वाले के मास के रिस्पेक्ट में। सर इसका मतलब क्या हुआ, आप समझिए एक बात। यहां देखो आपको एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, कौन कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इससे पहले चलते हैं, यहां देखिए इस केस में आपको लिथियम जिसका एटॉमिक वेट 7 होता है, सोडियम जिसका एटॉमिक वेट 23 होता है, पोटेशियम जिसका एटॉमिक वेट 39 होता है। तो इन्होंने हमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एक ट्राइड दिया जिसमें इन्होंने बताया कि जो सोडियम का मास है 23 वो अर्थमेटिकल मीन होगा लिथियम और पोटेशियम के। और ऐसा हुआ भी, जब एक्चुअली हम लोग 7 और 39 को का मीन निकालें तो 23 ही आया। ये बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने जस्ट हमको एक रिलेशन बताया 3 एलिमेंट्स के साथ में, जिसमें उन एलिमेंट्स में से सबसे छोटे और सबसे बड़े एलिमेंट्स के मास का जो अर्थमेटिकल मीन होता था वो मिडिल वाले एलिमेंट्स के मास के बराबर होता था। याद रखोगे आप। दूसरी बात, अभी तक लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, प्रोटॉन्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था, लोग केवल और केवल एटॉमिक मास पे चर्चा करते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो पहला ट्राइड इनका था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। उसके बाद दूसरा ट्राइड इन्होंने दिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। इन्होंने कहा कि देखिए क्लोरीन और आयोडीन के मास का जो अर्थमेटिकल मीन होगा वही ब्रोमीन का मास होगा, और हुआ भी। तीसरा ट्राइड इन्होंने दिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम को लेकर के। इन्होंने कहा कैल्शियम और बैरियम के मास का जो अर्थमेटिकल मीन होगा वही हमारे स्ट्रोंशियम का मास होगा, और लगभग लगभग इनका जो चीज है वो सही भी हुआ। मास के साथ साथ इन्होंने डेंसिटी का भी गेस करा था कि ऐसा ही डेंसिटी के केस में भी होगा, जो हुआ भी। तो इस तरीके से था हमारा क्या, डोबेराइनर साहब का ट्राइड्स। तो आई होप आपको ये सारी बातें बहुत बढ़िया से समझ में आ गई। बच्चों अब आगे देखिए, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये क्या चीज है? डोबेराइनर साहब के ट्राइड्स के बाद न्यूलैंड साहब आए, जिन्होंने हमें बताया कि अभी देखो न्यूलैंड्स के टाइम तक हमारे पास एलिमेंट्स का नंबर बढ़ करके हो गया था 56। आज के डेट में टोटल, अभी थोड़ी देर के लिए आप सब अपने आप को मान लो न्यूलैंड्स, ठीक है ना। तो अभी ऐसा अज्यूम करो कि आपके पास टोटल मोर देन 50 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। अब आप क्या चाहोगे, आप सोचोगे कि इन एलिमेंट्स को क्यों ना हम कैटेगराइज कर दें, ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, ताकि पढ़ना आसान हो जाए। कुछ एक ऐसा कनेक्शन हम लेकर के आए चीजों के बीच में, एक ऐसा रिलेशन हम लेकर के आए जो लॉ का फॉर्मेशन करें। तो मेंडलीव, न्यूलैंड साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए अभी तक मेरे पास 56 एलिमेंट्स हैं, और इन्होंने उन सारे एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट अरेंज किया एक तरफ से। आ रही है बात समझ में? हाँ, एक बात और याद रखो कि इनके समय तक, ये कब की बात हो रही है, ये जब की बात हो रही है तब तक इनके पास नोबेल गैसेस का कोई भी जानकारी नहीं था। मतलब न्यूलैंड साहब के टाइम तक नोबेल गैस नहीं खोजा गया था, ठीक है ना।
तो इन्होंने कहा कि जितनी भी गैसेस हैं, जितनी भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको जब हम अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज करेंगे तो एक खास समय अंतराल के बाद वो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज वापस से रिपीट करना शुरू हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? इन्होंने हमको समझाया इसको इस तरीके से। इन्होंने कहा कि देखिए, जैसे म्यूजिक के अंदर में 7 नोट्स होते हैं और उसके बाद जो 8वां नोट होता है वो अगेन रिपीट होता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर से सा गा मा पा रे वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से इन्होंने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट अरेंज करें तो वो भी एक खास समय अंतराल के बाद 7 एलिमेंट्स के बाद 8th वाले चीज में वापस से प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब देखो कैसे। इन्होंने कहा कि देखो ये हमारा हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन एंड आफ्टर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बाद जो अगला एलिमेंट होगा वो होगा कौन? फ्लोरीन। तो हमने देखा कि फ्लोरीन का जो कैरेक्टर है वो हाइड्रोजन से रिजेंबल करने लगा, जो सोडियम का कैरेक्टर है वो। तो बच्चों इन्होंने हमें कैसे समझाया? इन्होंने बताया कि एक काम करते हैं, सारे एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज करते हैं। तो उस समय में हीलियम नहीं था, नियॉन नहीं था, आर्गन नहीं था, क्रिप्टन नहीं था, जेनॉन नहीं था, रेडॉन नहीं था। सर क्यों? क्योंकि ये सारे नोबेल गैसेस हैं और मैंने आपको जस्ट अभी पहले बताया कि नोबेल गैसेस का इन्वेंशन अभी नहीं हुआ है। चलिए, तो जितने हमारे पास एलिमेंट्स बच गए हम उसको अरेंज करते हैं। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम तो है नहीं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन और फिर से सोडियम। तो आप देख रहे हो कि लिथियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सोडियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बेरिलियम का वैलेंसी +2, मैग्नीशियम का +2। तो एक तरह से फिर से जो नेचर है, जो प्रॉपर्टीज है वो रिजेंबल करने लगा, मिलने लगा। तो ये उन्होंने उस समय के लिए बहुत बड़ा बात था कि उन्होंने एक ऐसा पैटर्न हमको बताया कि आफ्टर 7 एलिमेंट्स 8th विल बी 8 जो है सो वो रिजेंबल करेगा उसके अपने पहले एलिमेंट से। तो ये इनका एक अचीवमेंट था। हाँ, आज के डेट में आप अगर ये करोगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज आपके पास नोबेल गैसेस हैं, तो वो ऑर्डर 7th ना होकर के फिर वो 8th 9th हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन उस समय के लिए एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट था। आपसे क्या पूछा जाएगा? ध्यान दीजिए, डॉबराइनर या फिर न्यूलैंड, इसके बारे में कभी भी बहुत ज्यादा डिटेलिंग में सीबीएसई क्वेश्चन नहीं पूछता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन बस आप इसको याद रखिए कि डॉबराइनर साहब ने सबसे पहले ट्राइड दिया और न्यूलैंड साहब ने ऑक्टेव दिया। ये जब भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे? आपको पूछे जाएंगे कि ऑक्टेव का जो पीरियोडिक लॉ है वो किन्होंने दिया, तो आपको बताना है जस्ट न्यूलैंड ने। आपसे पूछा जाएगा डॉबराइनर्स का ट्राइड, डॉबराइनर्स ट्राइड्स या फिर जो ट्राइड्स हैं एलिमेंट के अंदर में वो किन्होंने दिया, तो आपको कहना है डॉबराइनर साहब ने। चलिए, न्यूलैंड्स के लॉ को पढ़ने के बाद ये सबसे अच्छे आदमी डी मेंडलीव या फिर डेमेट्री मेंडलीव, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के पूरे हिस्ट्री को बदल के रख दिया। इन्होंने पीरियोडिक टेबल को इतना बढ़िया से डिफाइन किया कि बाद में फिर इन्हें इसी काम के लिए नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया और इन्हें नोबेल दिया गया। तो बहुत बड़ा एक चेहरा जो आपको याद रखना है वो पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा होगा? तो डी मेंडलीव या फिर डेमेट्री मेंडलीव। ये एक रशियन केमिस्ट थे जिन्होंने कहा कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उन सबको एक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जब उन्होंने प्लेस किया, सबको अरेंज किया, तो उन्होंने पाया कि मैक्सिमम एलिमेंट्स एक दूसरे से रिजेंबल करते थे केमिकली या फिर फिजिकली। अब किस तरह से रिजेंबल करते हैं, इस चीज के लिए इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को अपनाया, केमिकल रिएक्शंस को अपनाया। इन्होंने क्या किया? हर एक एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाया। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। मतलब जिनके पास जितने भी एलिमेंट्स थे इन्होंने सबका हाइड्राइड बनाया और सबका ऑक्साइड बनाया और फिर देखा कि जो सेम तरह के फॉर्मूला दे रहे थे उनको एक ग्रुप में रखा। यानी इनडायरेक्टली इन्होंने वैलेंसी का डिस्कवर कर दिया था उसी समय में। आ रही है बात समझ में? इन्होंने एक एक करके उठाया और सबको पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया। जैसे लिथियम है तो बनाया Li2O, फिर सोडियम है तो Na2O, फिर पोटेशियम है K2O, फिर फ्रांसियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है। तो एक एक जैसे एलिमेंट्स का ऑक्साइड बना बना करके सेम फॉर्मूला वाले को इन्होंने एक तरफ रखा। इनडायरेक्टली इन्होंने क्या किया? तो वैलेंसी का डिस्कवर किया। जिसका वैलेंसी 1 उसको एक ग्रुप में, जिसका वैलेंसी 2 उसको एक ग्रुप में, जिसका वैलेंसी 3 उसको एक ग्रुप में। तो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को हमारे सामने रखा।
बस एक दिक्कत कहाँ हो गई, तो इनके समय तक प्रोटॉन्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था और इस वजह से एटॉमिक नंबर के बारे में कोई नहीं जानता था। तो आज हम जो पीटी पढ़ते हैं हेनरी मोसले साहब का, उसमें हम अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर जस्टिफाई करते हैं, लेकिन मेंडलीव साहब ने अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट डिफाइन किया था और यही एक थोड़ी सी भूल इनसे हो गई थी। देखो इसमें क्या दिक्कत है, समझो आप। सबसे पहले तो इन्होंने कहा क्या कि एटॉमिक मास ही डिसाइड करेगा किस एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टी है। ये गलत चीज है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं लेकिन उनका एटॉमिक वेट सेम है। कहोगे सर ऐसा कैसे? आपको याद होगा 9th में मैंने पढ़ाया था आपको आइसोबार। आइसोबार क्या होता था? आइसोबार का तो मतलब यही होता था कि जिसका वेट समान हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कैल्शियम का वेट कितना होता है, तो आप कहोगे सर 40 होता है ऑब्वियसली। लेकिन कैल्शियम के बहुत सारे ऐसे आइसोटोप्स भी हैं जिसमें से किसी का वेट 42 होगा, 43 होगा, 44 होगा, अदर एलिमेंट्स के जितना होगा। तो यहां पर आकर के चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। जैसे कार्बन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कार्बन की 3 आइसोटोप्स, एक C12, एक C14 और एक C13। तो जो C14 है उसका वेट हो गया 14 एंड नाइट्रोजन एक दूसरा एलिमेंट है उसका भी वेट हो गया 14। तो हम यहां देख रहे हैं कि एक ऐसा कार्बन भी नेचर में है जिसका वेट होता है 14, एक नाइट्रोजन भी है जिसका वेट होता है 14। तो अब मेंडलीव साहब से पूछिए आप कि जब वो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास डिसाइड कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो उनके हिसाब से तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का प्रॉपर्टी एक जैसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो बस ये एक छोटी सी जो है सो दिक्कत थी इनके पीरियोडिक लॉ में। अगली बात देखिए, इन्होंने क्या करा था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे पूरी तरह से चीजों को अरेंज करा था। मैंने ये सारी बातें आपको बता चुका है पहले ही। एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, देखो समझो इस बात को। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का बहुत सारा एडवांटेज है, जिसमें से सबसे पहली बात है कि इन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए जगह छोड़ा। जैसे आप देखोगे न्यूलैंड्स का या डोबेराइनर का, तो उनके पास जितने एलिमेंट्स थे उन्होंने केवल उसके लिए चीजों को अरेंज किया, लेकिन इन्होंने पहली बार कहा कि नहीं, ऐसा समय आएगा जब और एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे और इसके लिए उन्होंने जगह छोड़ा। जैसे आपको याद होगा बोरोन के नीचे इन्होंने जगह छोड़ा था, जिसको हमने बाद में कहा इक्का बोरोन, जो फिर बाद में सिलिकॉन बन करके आज के डेट में आपके पास है। और ये बात समझ में, ऐसे ही एल्युमिनियम के नीचे इक्का एल्युमिनियम करके इन्होंने जगह छोड़ा था। तो जहां जहां एलिमेंट्स डिस्कवर होने थे वहां वहां इन्होंने जगह छोड़ा था। सबसे पहली अच्छी बात इनके पीरियोडिक लॉ की। दूसरी बात, इन्होंने ये भी कहा था कि देखिए नोबेल गैसेस का भी जगह होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में, जो फिर बाद में हुआ भी। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि एटॉमिक मास बहुत सारे एलिमेंट्स का जो अभी हमको पता है वो बाद में करेक्ट किया जा सकता है, जो इन्होंने बाद में फिर किया भी, याद रखिएगा आप। अगेन इन्होंने हमें बहुत सारी चीजें तो दी, लेकिन कुछ कुछ इनके लॉ के अंदर में लिमिटेशंस भी थी, खामियां भी थी, जो देखिए आप। तो सबसे पहला इनका जो दिक्कत था वो ये, इन्होंने आइसोटोप्स के पोजीशन को नजरअंदाज किया। सर कैसे? आप समझिए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप कौन कौन से, H11 प्रोटियम, H12 ड्यूटेरियम और H13 ट्राइटियम। तो ये तीनों ही हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, जिसमें से एक का मास है 1, एक का मास है 2 और एक का मास है 3। एग्री? हाँ, अब आगे देखो, जब इनका मास वेरी कर रहा है तो इनके लॉ के हिसाब से इनका प्रॉपर्टी वेरी कर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो कहा कि मास बदलने से प्रॉपर्टी बदलेगा। और ये बात समझ में, लेकिन हम जानते हैं कि ये तीनों हाइड्रोजन है, ये तीनों आइसोटोप है, मतलब सेम ही एलिमेंट के आइसोटोप है, तो इनका प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? दूसरी बात, इन्होंने हाइड्रोजन के पोजीशन को भी फिक्स नहीं किया कि हाइड्रोजन को कहां रहना चाहिए। आप देखते होंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो आज भी विवादित है उसका जगह। क्यों? क्योंकि हम हाइड्रोजन को रखते हैं अल्कली मेटल्स के ग्रुप में, जबकि हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, वो तो मेटल नहीं है, वो तो एक नॉन मेटल है ना। तो फिर उसको इस साइड रखना चाहिए था, लेफ्ट में, राइट साइड में पीटी के। लेकिन अभी भी पीटी के लेफ्ट में आप देखोगे लिथियम से ऊपर अल्कली मेटल्स के ग्रुप में हम रख रहे हैं हाइड्रोजन को। तो ये कोई दिक्कत थी इनके पीटी में। अब इसी चीज को दूर करने के लिए हेनरी मॉसले साहब ने हमें एक अलग तरह से पीरियोडिक टेबल बना करके दिया, जो था कौन सा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको कहा जाता है कि ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। मतलब मेंडलीव साहब के दिए हुए पीरियोडिक टेबल का ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? एक्सटेंडेड फॉर्म है। क्या मतलब हुआ सर इसका? आप जब मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो उसमें आपको केवल और केवल
10 ग्रुप्स दिखाई देंगे, लेकिन अभी 8 से 10, अभी देखो आप इस वाले में, तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको 18 ग्रुप्स दिखाई देते हैं, 7 पीरियड्स दिखाई देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रूप है पीरियोडिक टेबल का जो हम आज पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कब डिस्कवर हुआ था, तो 1869 के बाद इसको डिस्कवर किया गया। किनके द्वारा? हेनरी मॉसले के द्वारा। अगली बात, अकॉर्डिंग टू हेनरी मॉसले, इन्होंने हमें एक रूल दिया जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ साहब को के लॉ को हम कहते हैं मेंडलीफ साहब का पीरियोडिक लॉ, और मॉसले साहब के लॉ को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कहता है कि एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिपेंड करेगा उसके एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक वेट पे। यानी आज तक जितने भी साइंटिस्ट आए, चाहे वो डोबेराइनर थे, चाहे वो न्यूलैंड्स थे, चाहे वो मेंडलीफ तक थे, तो उन लोगों ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से देखा, उनके प्रॉपर्टीज को एटॉमिक वेट के हिसाब से जज किया। लेकिन मॉसले साहब ने सबसे पहले क्या काम किया? इन्होंने उस लॉ को चेंज किया। इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन होगा टू देयर एटॉमिक नंबर रादर देन देयर एटॉमिक मास। इन्होंने कहा एटॉमिक मास से नहीं, एटॉमिक नंबर से आप डिसाइड करो कि उसका प्रॉपर्टी कैसा होगा। और ये सबसे प्लस पॉइंट है, क्योंकि वी नो किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं होगा। मास नंबर सेम हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं होगा। और जब एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा तो प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं होगा, और इस तरीके से चीजें हमारी और ज्यादा आसान होकर के हमको मिली। देखिए, यही है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मॉसले के द्वारा दिया गया 1869 में। खास बात क्या है इसके अंदर? इसमें टोटल 18 ग्रुप्स आपको दिखाई देते हैं। ये जितने भी वर्टिकल कॉलम्स हैं वो सारे के सारे ग्रुप्स हैं। और ये टोटल कितने ग्रुप्स हैं इसके अंदर में? तो 18 ग्रुप इसके अंदर में है, जिसमें से ये हमारा सबसे पहला ग्रुप है, उसके बाद ये दूसरा ग्रुप है, तीसरा, चौथा, पांचवा और फिर 18। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर में अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, तो आपको केवल बताना है कि सर इसमें 18 ग्रुप्स हैं। एग्री? चलिए, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है ना, यही कहलाते हैं पीरियड्स। तो ऐसे ऐसे टोटल 7 पीरियड्स हैं। देखो, सबसे पहले ये हाइड्रोजन वाला पीरियड जिसमें केवल 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके नीचे फिर यहाँ लिथियम का पीरियड, फिर सोडियम का पीरियड, समझ रहे हो? तो इस तरीके से 1 2 3, हाँ यहाँ देखो आप, ये वाला आपका हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 एंड 7 फ्रांसियम तक। टोटल 7 पीरियड्स आपको यहाँ पर जो है सो पढ़ने हैं। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। समझ में आई बात? कहोगे सर ये नीचे क्या है, तो इसके पे हम लोग आएंगे, बाद में बताएंगे आपको क्या है ये अलग से कुछ नहीं है, ये आपके पीटी का ही एक भाग है। चलिए, इस पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छी बात क्या क्या हुई? सबसे पहली बात तो सारे चीजों को हमने कवर किया, बहुत सारे चीजों को, सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने कवर किया। हमको पढ़ना आसान हो गया, याद रखना आसान हो गया, ग्रुप वाइज हमने डिवाइड कर लिया। लेकिन कुछ कुछ दिक्कतें इसमें भी आई। जैसे सबसे पहले इन्होंने क्या करा कि आइसोटोप्स जो होते हैं ना, इसको इन्होंने एक ग्रुप में रखा। जितने भी आइसोटोप्स थे उसको इन्होंने एक ग्रुप में रख दिया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई दूसरा तीसरा एलिमेंट नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा कि जो मास होगा ना एलिमेंट्स का, वो हमेशा एक इंटीजर होगा। मास हमेशा क्या होगा? मास नंबर एक इंटीजर होगा। और जिस वजह से इन्होंने बताया कि एक हमारा हाइड्रोजन और दूसरा हमारा हीलियम, याद रखिएगा आप इस बात को। आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर को इन्होंने दिखाया कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का, उसको हम दर्शाएंगे जेड से। और होगा क्या एटॉमिक नंबर? तो वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कहेंगे एटॉमिक नंबर, जो बिल्कुल ही यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उस एटम को। किसी दो सेम एटम का, किसी दो डिफरेंट एटम का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। तो इन सब चीजों पे इन्होंने बहुत ज्यादा हमें बढ़िया से समझाया। इन्होंने कहा कि जो वर्टिकल कॉलम्स है हम उसे ग्रुप कहेंगे, जो हॉरिजॉन्टल रोज है हम उसे कॉलम्स कहेंगे। इट मींस 18 ग्रुप और 7 हॉरिजॉन्टल रोज या फिर पीरियड से मिल करके हमारा पीटी पूरा का पूरा बनेगा। याद रखिएगा आप।
फिर उन्होंने कहा कि हम जिस जिस एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख रहे हैं उनके पास जो वैलेंसी है या फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो हमेशा सेम होगा। इसका क्या मतलब हुआ, यानी अगर हम पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप की बात करें जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम था, वो सारे के सारे थे पहले ग्रुप में, और पहले ग्रुप में है इट मीन्स कि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा, उनका वैलेंसी एक होगा। ये कुछ सिमिलरिटीज इन्होंने बताया हमें। उसके बाद इन्होंने बोला कि जैसे जैसे हम अपने पीटी के अंदर में टॉप से बॉटम बढ़ते जाएंगे एटम का साइज बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ता जाएगा मतलब उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन था केवल एक सेल, नीचे आ जाओ लिथियम 2 सेल, सोडियम 3 सेल, KLM पढ़े थे ना हम लोग। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। अगली बात आप समझिए एक बात, जिन जिन एलिमेंट्स के पास सेम एटॉमिक नंबर होगा वो सेम प्लेस ऑक्युपाई करेंगे, ये भी हमको याद रखना है। दूसरी बात पीरियड्स है ना, पीरियड्स के बारे में आप याद रखो कि जिसके पास एक जैसे नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो एक जैसे पीरियड्स में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखो इस बात का कि ईच पीरियड हैज अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फील्ड। जब हम नए पीरियड्स में जंप करेंगे तो एक नया सेल उसमें काउंट होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से इन सारी चीजों को आप याद रखिए। पहला सेल हमारा K होता है जिसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने का कैपेसिटी होता है, दूसरा हमारा L होता है, फिर M। और इस तरीके से मैंने आपको क्लास 9th में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसके लिए एक फॉर्मूला आपको लगाना होता है 2n², जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ सेल। अगर हमको पता करना है कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं तो यू हैव टू पुट the value n is equal to 1 in this formula and you will get 2n², it means 2 into 1 का स्क्वायर 2, फिर 2 into 2 का स्क्वायर 8, 2 into 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 3 3 जा 9 2 जा 18। और इस तरीके से आपको एक पूरा रफ आइडिया आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एलिमेंट्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सेल्स में। चलिए बच्चों ध्यान से देखो, इन सारे चीजों को पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, बदलाव। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, बदलाव। जब पीरियोडिक टेबल के अंदर में आप मूवमेंट करोगे मतलब आप चलना शुरू करोगे, आइदर लेफ्ट टू राइट, आइदर राइट टू लेफ्ट, आइदर टॉप टू बॉटम, आइदर बॉटम टू टॉप, तो आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंस पता चलेगा, कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस पता चलेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रेंड्स। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों सबसे पहला ट्रेंड अगर मैं आपको बताऊं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का तो वो है वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर क्या बात है इसमें, समझिए आप, मैं आपको कह रहा हूं याद रखिए। जब हम एक फिक्स ग्रुप की बात करेंगे तो उसका वैलेंसी हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे इस पूरे ग्रुप में हाइड्रोजन से लेकर के नीचे फ्रांसियम तक सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा और वैलेंसी एक होगा। तो यही सबसे पहला ट्रेंड है इस पीटी का कि एक जैसे ग्रुप में रहने वाले सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी एक जैसा होगा, याद रखना इसको। अगली बात हम जो दूसरा देखेंगे वो देखेंगे एटॉमिक साइज पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। देखिए जब हमें ट्रेंड पूछा जाएगा तो उसका मतलब होता है वेरिएशन। अब कब होगा वेरिएशन, जब आप पीटी में मूव करोगे। अच्छा पीटी में मूवमेंट किस तरह का होता है, तो 2 तरह के मूवमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में। थोड़ा सा मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखिए इस पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 तरह के मूवमेंट्स होते हैं। एक मूवमेंट होता है हमारा टॉप टू बॉटम, क्या होता है, टॉप टू बॉटम, और एक इसका जस्ट रिवर्स मतलब बॉटम टू टॉप। यानी आप या तो टॉप से बॉटम आओ और देखो कि प्रॉपर्टीज में क्या बदलाव आ रहे हैं, या नहीं तो बॉटम से टॉप जाओ और देखो कि प्रॉपर्टीज में क्या बदलाव हो रहे हैं। दूसरा बच्चों हम लोग का जो मूवमेंट होगा वो होगा लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, और हम देखेंगे कि इस तरीके से मूव करने में प्रॉपर्टीज में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। जैसे अगर मैं अभी ग्रुप 1 के पास खड़ा हूं और मैं आपको ले चलता हूं ग्रुप 18 तक, तो बढ़ते बढ़ते क्या क्या चीजें बढ़ेंगी क्या घटेंगी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, एटॉमिक साइज। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए।
मैं आपको कह रहा हूं कि एटॉमिक साइज अगर हम किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। इट मीन्स कि अगर हम बात कर रहे हैं साइज की, तो साइज को लेकर के अगर हम चलेंगे टॉप टू बॉटम तो हमारा साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैं इंक्रीज को प्लस से दिखा रहा हूं और डिक्रीज को माइनस से। यानी अगर साइज हमारा टॉप टू बॉटम जाएगा तो इंक्रीज होगा। कोई बच्चा पूछ रहा है सर क्यों इंक्रीज होगा? देखो क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि जब हम पहले वाले सेल में थे, पहले वाले पीरियड में थे, तो इसके पास केवल एक सेल था, लेकिन जब हम नीचे आ गए तो इसके पास दो सेल बना। जब हम और नीचे आएंगे तो उसके पास तीन सेल बनेगा। तो जब सेल का नंबर बढ़ेगा तो सेंटर से वैलेंस सेल की डिस्टेंस बढ़ेगी। जब सेंटर से वैलेंस सेल की डिस्टेंस बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा। और नीचे आओगे तो अब आगे जाकर के सोडियम के बाद पोटेशियम के केस में क्या होगा, अलग अलग टोटल 4 सेल हो जाएंगे, तो और ज्यादा एटॉमिक साइज बड़ा होगा। तो टॉप से बॉटम आने पर एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है। इसका जस्ट रिवर्स, अगर बॉटम से टॉप जाएंगे मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो साइज क्या होगा, घटेगा, माइनस। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब चलते हैं लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। समझो एक बात गौर करो, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, या फिर राइट से लेफ्ट आएंगे तो क्या होगा, इस बात पे सोचते हैं। मान के चलो कि मैं आपको थर्ड पीरियड पे लेके चलता हूं, और इस थर्ड पीरियड में जहां पर आप देख रहे होंगे, यहां देखो थर्ड पीरियड में, यहां पर आप देखो ध्यान से, तो यहां कुछ एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जब हम लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे तो उन सब का जो सेल का नंबर है वो सेम रहेगा। सर कैसे? यहां देख लो, जब मैं बात करता हूं कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब पहला सेल और दूसरा सेल, केवल 2 ही एनफ है। जब मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की तो उसका 7 होता है, मतलब 2 और 5, ठीक है। जब मैं बात करूंगा ऑक्सीजन का तो वहां पर 8 होता है, तो 2 और 6, यानी हर ही केस में जो सेल का नंबर है वो तो 2 है, मतलब सब में केवल 2 ही सेल हैं। कौन कौन से? तो के एंड एल, के एंड एल, के एंड एल, तीनों ही केस में केवल 2 सेल हैं। कौन कौन से? के और एल। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से वहां देखें तो एक बात है जो यहां पर आपको समझ में आनी चाहिए, वो ये कि कार्बन के केस में जो न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन है वो इसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से 6 है, नाइट्रोजन के केस में 7 है, और ऑक्सीजन के केस में 8 है। इट मीन्स कि कार्बन का 6 प्रोटॉन अपना पूरा ताकत लगा करके इसके वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। नाइट्रोजन के केस में वही प्रोटॉन का नंबर 7 हो जाता है, और ऑक्सीजन के केस में वही प्रोटॉन का नंबर 8 हो जाता है। अब आप गौर करिए, अगर मैं अपने मान के चलो मेरे पास 6 हाथ है और मैं आपको 6 हाथों से खींच रहा हूं, एक सर्टेन डिस्टेंस पे आप खड़े हो, ठीक है। उसी डिस्टेंस पे मैं अब 7 हाथ से आपको खींच रहा हूं, फिर मैंने अपने हाथों को मैं बढ़ा रहा हूं, अब मैं 8 वो हाथ लगा करके आपको अपनी तरफ खींच रहा हूं। तो क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस बढ़ रहे हैं प्लस और माइनस के। तो जब प्लस और माइनस के चार्जेस बढ़ते हैं तो बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाता है, और उस फोर्स के कारण न्यूक्लियस ज्यादा हावी हो जाता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, और इलेक्ट्रॉन्स को और कस के पुल करता है, जिस वजह से एटम का साइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसीलिए जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, लेकिन साइज हमारा क्या होता है, घटता है। इसका ठीक उल्टा, राइट से लेफ्ट जाने पर हमारा साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो बच्चों साइज वाला जो वेरिएशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइज के वेरिएशन को ही याद रख के आप चाहो तो बाकी सारे वेरिएशंस आप निकाल सकते हो। एक बात और देखिए, याद रखने के लिए आप एक ग्राफ याद रखो कि हम लोग जैसे जैसे टॉप से बॉटम जाएंगे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे राइट से लेफ्ट आएंगे साइज बढ़ेगा, यानी इंक्रीजिंग का ये मैंने आपको ग्राफ बताया कि इस तरीके से आप याद रखोगे, क्या इस तरीके से, मतलब राइट से लेफ्ट आ जाओ साइज बढ़ेगा, टॉप से बॉटम आ जाओ साइज बढ़ेगा, हाथ का इशारा याद रखो, इस तरीके से साइज का ग्राफ होगा, याद रखना। अच्छा यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। देखो यहाँ मैं आपसे पूछूंगा कार्बन और नाइट्रोजन में साइज किसका बड़ा है, तो कहोगे सर कार्बन का। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे छोटा साइज किसका है इस पूरे पीरियड में, तो नोबल गैसेस का। सबसे बड़ा साइज किसका है पूरे पीरियड में, तो अल्कली मेटल्स का। और ग्रुप में मैं पूछूंगा तो सबसे बड़ा साइज सबसे नीचे, छोटा साइज सबसे ऊपर। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा।
ये सारी बातें हम लोगों ने करी हुई हैं। अब देखो मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, तो बच्चों साइज जितना बड़ा होगा, फिर से सुनिए, साइज जितना बड़ा होगा वैलेंस सेल न्यूक्लियस से उतना दूर होगा, और जब वैलेंस सेल न्यूक्लियस से उतना दूर होगा तो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा तो उतना इजीली उसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकेगा, और इलेक्ट्रॉन को त्यागने का जो पावर होता है वही तो होता है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल्स किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, तो जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो उतना अच्छा मेटल कहलाएगा। यस और नो? बिल्कुल। तो इट मीन्स कि साइज के बढ़ने से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी जो साइज का ग्राफ है वही मेटेलिक कैरेक्टर का भी ग्राफ होगा। इट मीन्स अगर हम टॉप से बॉटम आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, अगर हम बॉटम से टॉप जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। मैं आपसे पूछूंगा कि सोडियम और पोटेशियम में कौन अच्छा मेटल? तो पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम ज्यादा नीचे है, तो जो जितना नीचे वो उतना बढ़िया मेटल। अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ध्यान दीजिए, लेफ्ट से राइट जाने में मेटल का मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, और राइट तरफ जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसीलिए पहले तो ये मेटल होते हैं, लेकिन जैसे जाते हैं राइट तरफ तो धीरे धीरे इनका मेटेलिक नेचर खत्म हो जाता है, और यहाँ आकर के तो ये मेटल से अब नॉन मेटल बनने लगते हैं। तो आप याद रखोगे इस चीज को, यानी मेटेलिक कैरेक्टर का जो ग्राफ होगा वो एज इट इज आपके साइज के ग्राफ के बराबर होगा। क्या समझा हमने? हमने सीखा कि जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से न्यूक्लियस का वैलेंस सेल से डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने से आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, जिस वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जंप कर जाता है। और मेटल तो उसी को अच्छा बोलेंगे जिसका जितना जल्दी वो आयोनाइज हो जाए, जितना जल्दी उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाए, जितना जल्दी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होकर के +1 चार्ज दे दे। यानी टॉप से बॉटम आने पर मेटेलिक कैरेक्टर फाइनली बढ़ता है। आपसे अगर पूछेंगे कि सोडियम और पोटेशियम में कौन अच्छा मेटल, तो आप कहोगे पोटेशियम, क्योंकि नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। चलो, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होता है? घटता है, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। इधर तो ये मेटल होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग शिफ्ट करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, नॉन मेटेलिक बढ़ेगा। यहाँ बीच में आते आते तक ये लगभग इक्वल हो जाएंगे, तो हम कहेंगे मेटेलॉइड्स। थोड़ा सा और राइट लेकर के जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बहुत घट जाएगा, नॉन मेटेलिक बहुत बढ़ जाएगा, एंड फाइनली वो चीजें नॉन मेटल्स कहलाने लगेंगी। तो आपको याद रखना है, अगर ट्रेंड्स की बात हो रही है तो टॉप टू बॉटम साइज भी बढ़ेगा, एमसी भी बढ़ेगा, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट साइज भी घटेगा और एमसी भी घटेगा, यानी यही सेम ग्राफ आपको याद रखना है साइज के लिए भी और एमसी के लिए भी। आप एक बार मेरे हाथ का इशारा देख लो, अगर हमसे पूछा जाए वेरिएशन इन पीटी इन साइज और मेटेलिक कैरेक्टर, तो जस्ट आप उसको ऐसे दिखा देना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ राइट से लेफ्ट आए तो बढ़ा और ऊपर से नीचे गए तो बढ़ा। आ रही है बात समझ में? याद रखिएगा, ये ट्रिक आपको बहुत काम करेगा, एग्जाम में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। अगला है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि होता क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो, नेचुरली हमारे पास जो एटम है ना, उसको हम हीटअप करेंगे या उसको एनर्जी देंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी देने के बाद उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उनका घर छोड़ करके जंप कर जाएंगे, जिस वजह से वो एटम एटम ना रह करके बन जाएगा आयन। अब ये प्रोसेस कंप्लीट कराने के लिए, एक न्यूट्रल एटम से एक आयन बनाने के लिए हमको जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ा, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं कि उसका पीटी से क्या रिलेशन है। तो ध्यान से सुनो, जब तुम टॉप से बॉटम आओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, डिस्टेंस न्यूक्लियस से उसका बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है, जो प्रेजेंस है, जो अट्रैक्शन है, वो घटेगा। और जब वो घटेगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर जंप करवाना। आप थोड़ा भी गर्मी दोगे, फट से वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। इट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। आ रही है बात समझ में? तो टॉप से बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, बॉटम से टॉप आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, लेफ्ट से राइट। अच्छा, लेफ्ट साइड में क्या होगा बताओ?
जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और नजदीक आएगा, तो और ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा आयोनाइज करवाने के लिए। यानी हमने देखा कि जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम घटेगा, प्लस ना होकर के आप माइनस करोगे, और बॉटम टू टॉप बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, राइट टू लेफ्ट घटेगा। यानी इस ग्राफ को जस्ट रिवर्स कर दो। किस तरीके से? ध्यान दो, नीचे से ऊपर गए तो बढ़ा, इधर से इधर गए तो बढ़ा। और ये बात समझ में? और हम लोग जो ट्रिक याद रखते हैं, ग्राफ याद रखते हैं, वो केवल इंक्रीजिंग ग्राफ याद रखते हैं, तो डिक्रीजिंग ऑलरेडी तुम कर लोगे। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि ध्यान दो, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है क्या, यहाँ फ्रेंसियम है और एक और एलिमेंट है मान के चलो सोडियम है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सोडियम और फ्रेंसियम में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा? तो आप कहोगे सर फ्रेंसियम का। कौन जल्दी आयन बन जाएगा? तो फ्रेंसियम। कम ही हीट की आयन बन गया। अरे बात समझ में? चलिए अगला ट्रेंड देखते हैं बच्चों। उसके बाद जो अगला ट्रेंड है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। आप ध्यान से समझो ये क्या होता है। तो हमने पढ़ा ना मेटालिक कैरेक्टर, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। कितना जल्दी कोई चीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब कि अपने आयंस को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके आयंस बन जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को लेकर के, तो आप मेरा एक बात याद रखो, मेटल इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। इट मीन्स जैसे इस तरीके से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता था तो उसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ेगा। मतलब राइट से लेफ्ट बढ़ा, टॉप से बॉटम बढ़ा, याद रखना इस बात को। तो ये हमारा ट्रेंड हो गया क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। उसके बाद बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। ध्यान से सुनो, बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि कौन कितना अच्छा बेस प्रोवाइड कर दे। अब बताओ कि बेस किससे रिलेट करता है? तो मेटल से। तो जो जितना अच्छा मेटल होगा वो उतना अच्छा बेस देगा। यानी मेटल वाला जो ग्राफ है वही ग्राफ सेम रिजेंबल करेगा किसके लिए? तो बेसिसिटी के लिए, यानी बेस के लिए। और नॉन मेटल का जो ग्राफ है वो रिजेंबल करेगा किसके लिए? एसिड के लिए। अब नॉन मेटल का ग्राफ क्या होता है? ध्यान से देखो, जब तुम लेफ्ट से राइट जाते हो तो नॉन मेटल हावी होता है, उसका पावर बढ़ता है। जब तुम टॉप से बॉटम से टॉप जाते हो तो नॉन मेटल का पावर बढ़ता है। यानी यही ग्राफ है आपका नॉन मेटल का, और यही ग्राफ हो जाएगा किसका? एसिड्स का भी। बेसिक बस दो ही ग्राफ याद रखो, साइज का, मेटेलिक कैरेक्टर का और बेस का। ये ग्राफ हो गया, ऐसे स्विंग किए। उसके बाद नॉन मेटल का, एसिड का, ऐसे ग्राफ हो गया। याद रखोगे? चलिए केवल 2-3 ग्राफ्स आप याद रखिए, सारा काम हमारा आसान हो जाएगा। सारे चीजों को अब एक साथ सम करके मैं आपको दिखा रहा हूं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे एटॉमिक साइज से। यहां देखो, एटॉमिक रेडियस हो या एटॉमिक साइज हो, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। बिल्कुल सही। जब हम राइट से लेफ्ट आएंगे तो साइज क्या होगा? घटेगा। इस वाले एरो को ऊपर लेके जाओ तो तुमको एक ग्राफ मिल जाएगा सीधे ऐसे और फिर ऐसे, मतलब जस्ट ये वाला साइज। ठीक है, तो साइज के लिए याद रखोगे, बहुत बढ़िया। आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, तो वहां जाने पर आई क्या हो गया? बढ़ा, और फिर ऊपर जाने पर आई क्या हुआ? बढ़ा। दैट मीन्स ऊपर गए और लेफ्ट गए। यानी ये जो ग्राफ है यही किसका है? आयोनाइजेशन एनर्जी का। और किसका है? ये एसिड का। और किसका है? ये नॉन मेटल का। और यही ग्राफ किसका किसका है? तो साइज का। और किसका है? मेटल का। और किसका है? बेस का। कंप्लीट, पूरा का पूरा पीटी का ट्रेंड बस यही 2 ग्राफ के अंदर में कंप्लीट हो गया आपका। अगर कोई दिक्कत है तो फिर पूछो, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया से मैंने समझाया है। अगर आप केवल इस 2 ग्राफ को याद रखते हो तो जो वेरिएशन इन पीटी है वो आपका कंप्लीट। अब आदमी कोई भी पूछ ले तुमसे कि सोडियम का ऑक्साइड ज्यादा अच्छा बेस कि कैल्शियम का, ऑब्वियसली कैल्शियम का, क्योंकि वो नीचे है। तो जब वो नीचे होगा तो देखो साइज बढ़ रहा है, मेटल बढ़ रहा है, बेस बढ़ रहा है, सिंपल। आ रही है बात समझ में? तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप आसानी से बता पाओगे अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो इन दिस वे बच्चों बहुत बढ़िया से हमने पीरियोडिक टेबल के एक एक कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको समझाया। मैंने बताया पीटी क्या होता है, कैसे कैसे पीटी में किस किस साइंटिस्ट का क्या क्या रोल है, और फिर ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं लाइव क्लासेस में, तब तक पढ़िए।